My name is Rajiv Singh and I welcome all of you in my physics classes. This session is for class 10 and we are studying chapter 2 magnetic effects of electric current. इस चैप्टर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, सोलेनॉइड, ये कई सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब ये नया क्या बवाल है? अभी तक हमने सिर्फ ये जाना कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है. इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है. ये तो हम सब पढ़ चुके हैं. इस नए कॉन्सेप्ट में अब हम ये पढ़ेंगे हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है ये, है ना. यहां पर अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसी भी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं बाय सिंपली चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा, हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना. तो यही जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. चलिए, तो टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सबसे पहले तो ये इंडक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए. इंडक्शन का मतलब होता है कि जब दो बॉडीज डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए, फिजिकली कांटेक्ट में ना आए, ठीक है ना, तो जो करंट प्रोड्यूस होगी वो इंड्यूस्ड करंट बोली जाएगी और इस फिनोमिना को इंडक्शन कहा जाता है. एक तरीका तो क्या है कि एक बॉडी है, आपने उसमें दूसरी कंडक्टिंग बॉडी को कांटेक्ट में ले आए, तो वो जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी थी वो भी आपकी कंडक्ट हो गई. तो वहां पर तो फिजिकली कांटेक्ट आया दोनों के बीच में. जब फिजिकल कांटेक्ट दो बॉडीज के बीच में ना हो और तब इलेक्ट्रिक करंट को आप प्रोड्यूस करा लो, उस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट और इस फिनोमिना को कहा जाता है इंडक्शन. ठीक है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करा रहे हैं. अल्टीमेटली डेफिनेशन वाइज अगर मैं आपको बताऊं, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है ना. द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है ना. तो इंडक्शन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैंने आपको समझा दिया. अब ये समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे पता लगा कि ऐसा हो सकता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर हम लोग को देखने लायक हैं, जो हम देखेंगे और जिनसे इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं वैरी करता होगा, चेंज होता होगा. इसके लिए फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए. ठीक है ना. वैसे तो ये हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, साइंटिस्ट हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं. इन 3 एक्सपेरिमेंट्स में हम ये देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट को हमने इंड्यूस किया या प्रोड्यूस किया बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक. सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, एक क्वाइल ली गई, ये कंडक्टिंग क्वाइल है और इसके साथ हमने अटैच किया है गैल्वेनोमीटर. क्या अटैच किया? गैल्वेनोमीटर. अब ये गैल्वेनोमीटर क्या नई चीज आ गई. गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच कैन सेंस द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो. गैल्वेनोमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर भी कर सकते हैं, उसको मीटर में कन्वर्ट करके. और गैल्वेनोमीटर जो है वो बहुत छोटी से छोटी करंट को भी आइडेंटिफाई कर लेता है, सेंस कर लेता है. एक्चुअली है क्या, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी नीडल सेंटर में रहती है. ठीक है ना. और जैसे ही इसके थ्रू कोई करंट पास होगी, इसकी नीडल आपकी सेंटर से इस तरफ या इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन अगर आ रहा है तो ये डिफ्लेक्शन इस बात को प्रूव करता है कि देयर इज अ करंट. ठीक है. तो हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर सिर्फ इसलिए लगाया ताकि अगर करंट कम अमाउंट की भी प्रोड्यूस हो तो गैल्वेनोमीटर उसको आसानी से सेंस कर ले और अपनी नीडल के डिफ्लेक्शन से हमको ये पता लग जाए कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है. तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वी आर गोइंग टू इंड्यूस करंट बाय बार मैग्नेट. ठीक है ना. हम
एक बार मैग्नेट की मदद से इस कॉइल में करंट को इंड्यूस कराना चाहते हैं, प्रोड्यूस कराना चाहते हैं। ठीक है ना, मैकेनिज्म समझिएगा। तीनों एक्सपेरिमेंट समझाने के बाद मैं एक समरी दूंगा जिससे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास अभी स्टेशनरी रखा गया है। कैसे रखा गया है? स्टेशनरी। आपको सभी को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो नॉर्थ से साउथ जाती है ना, तो ये पॉसिबल है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस कॉइल के साथ में भी लिंक होंगी। भाई अगर इस मैग्नेट को आपने इस कॉइल के पास रख रखा है तो इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इसके साथ में लिंक होंगी, अटैच होंगी। ठीक है ना। क्या इस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है? अभी कुछ नहीं आ रहा, अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। कब आएगा डिफ्लेक्शन? हमने इस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल शिफ्ट किया। किस तरफ शिफ्ट किया? टुवर्ड्स द कॉइल। क्या होगा टुवर्ड्स द कॉइल शिफ्ट करने पर? जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले इस कॉइल से अटैच थी, अब और ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अटैच हो जाएंगी। ये आपकी कॉइल है और हम इस मैग्नेट को यहां पर भी रखा हुआ है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ में कांटेक्ट में है, ठीक है ना, यहां पर रखने पर। और जैसे भी इसको पास में ले गए, पास में ले जाने से क्या होगा? क्या इस कॉइल के साथ में इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी? यही हुआ यहाँ पर। और जैसे ही आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर के आए, आपने गैल्वेनोमीटर में एक सडनली डिफ्लेक्शन देखा और वो फिर जीरो पर पहुंच गया। मतलब गैल्वेनोमीटर में क्या था? यहाँ पर सेंटर पर कॉइल थी, जैसे मैं मैग्नेट को शिफ्ट कराया, ये निडल आपकी इस तरफ शिफ्ट हुई और शिफ्ट होने के बाद में इस तरफ सड़क से फिर वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पर पहुंच गई। इसको कहते हैं मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। बहुत कम टाइम के लिए डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ, लेकिन अगर डिफ्लेक्शन हुआ है गैल्वेनोमीटर में तो ये श्योर है कि इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुई है ना। डिफ्लेक्शन हुआ और तुरंत जीरो हो गया, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ तुरंत फिर जीरो हो गया। इसका मतलब करंट तो प्रोड्यूस हुई है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करंट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है ना। फिर जैसे ही आपने इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेकर के गए, पहले यहां पर थी, हम पास मिला, डिफ्लेक्शन मिला, सडनली क्या किया हमने? वहां से दूर लेकर के गए। जब दूर लेकर के गए तो क्या होगा? जब इस मैग्नेट को आप इस कॉइल से दूर लेकर के जाओगे तो पहले जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा इसके साथ में लिंक थी वो कम हो जाएंगी। नहीं कम हो जाएंगी, तो मैग्नेट को आपने पीछे शिफ्ट कर दिया तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के साथ में लिंक थी वो कम हो जाएंगी। और कम हो जाएंगी तब भी आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन मिला ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल वैसे जैसे हमको पहले मिला था। पहले इस तरफ मिला था, आपकी इस तरफ मिला, डिफ्लेक्शन अब भी मिला। क्या मतलब हुआ इन दोनों इन सब बातों का? यानी कि जब मैग्नेट को फिक्स रखा था आपने, चाहे वो यहां पर रखा हो चाहे वो यहां पर रख दिया हो, फिक्स रखने पर कोई भी करंट कॉइल में प्रोड्यूस नहीं हो रही है। जैसे ही आप बार मैग्नेट को इस तरफ लाए, करंट प्रोड्यूस हुई, दूर ले गए तो करंट प्रोड्यूस हुई। मतलब बिल्कुल साफ है कि जब ये बार मैग्नेट इस तरफ आ रही है या इससे दूर जा रही है, इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के साथ में बढ़ रही हैं और घट रही हैं, यानी कि चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस linked with the coil changes, the current is induced in the coil. फिक्स रखने पर कुछ नहीं होगा, जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के साथ में लिंक है, अगर वो चेंज होती रहेंगी तो करंट इंड्यूस होती रहेगी। अब इस चेंज के लिए जरूरी नहीं है कि आप बार मैग्नेट को इस तरफ शिफ्ट करो या इससे दूर लेकर के जाओ। हम इस कॉइल को भी तो बार मैग्नेट के पास ले जा सकते हैं और इससे दूर ला सकते हैं। हमें करना क्या है? हमें तो सिर्फ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि इस कॉइल के साथ में लिंक है उनको चेंज कराते रहना है। इसके लिए कॉइल में और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। चाहे कॉइल आपकी पास में आए दूर जाए,
चाहे आपकी मैग्नेट पास में आए दूर जाए, चाहे दोनों ही एक दूसरे के पास आए, दोनों एक दूसरे से दूर जाए, देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द बार मैग्नेट. एंड व्हाट विल हैपन विद द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द बार मैग्नेट? The amount of magnetic field lines linked with the coil change, and whenever the amount of magnetic field lines linked with the coil will change, surely the current will induce in that coil. तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. आप जब तक लगातार मूवमेंट कराते रहेंगे, और मूवमेंट कराने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों कराना हमको मूवमेंट, ताकि आप इस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो इसके साथ में लिंक है लगातार चेंज करा सकें. और जब तक चेंज आप कराते रहेंगे तब तक करंट मिलती रहेगी. जितना फास्ट आप इसको मूव कराएंगे उतनी ही ज्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी. समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं बहुत स्लो कराएंगे तो डिफ्लेक्शन बहुत छोटा होगा, मतलब करंट बहुत कम मैग्नेट्यूड की प्रोड्यूस होगी. जितना रिलेटिव मोशन फास्ट होगा, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जल्दी चेंज होती रहेंगी, उतनी ही अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर ज्यादा प्रोड्यूस होगी. ये सब बातें दिमाग में रखने वाली कॉन्सेप्ट है ना? तो पहला एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ. दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट. ठीक. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अगर हम बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दें किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट से, बात तो वही है, काम तो वही करेगा, चाहे बार मैग्नेट की बात करें चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें. हमको तो चाहिए मैग्नेटिक फील्ड. अब चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड आपको बार मैग्नेट से मिले और चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिले इलेक्ट्रोमैग्नेट से. तो बार मैग्नेट का तो हमने कॉन्सेप्ट चेक करके देख लिया कि बार मैग्नेट से क्या हो रहा है. बार मैग्नेट को जैसे पास में लेकर के जाएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज विद द कॉइल चेंज होगा, और दूर लेकर जाएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो चेंज होगी. अब इसकी जगह पर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया. क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है? बिल्कुल है. ये इसमें सेल लगा हुआ है, सेल से करंट इसमें पास हो रही है. जब इसमें करंट पास होगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये बन जाएगी एक मैग्नेट. इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी हम आपको समझा चुके हैं कैसे बनेंगे, क्लॉक फेस रूल से. साउथ पोल और नॉर्थ पोल हम आपको समझा चुके हैं कैसे बनेंगे ना. आपको पता होना चाहिए करंट कैसे यहाँ पर फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, और उसी के बेसिस पर साउथ और नॉर्थ पोल. अब अगर इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल है तो अल्टीमेटली है तो ये एक मैग्नेट ही. अर्लियर वाज अ बार मैग्नेट एंड दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. काम यहाँ पर भी वही करना है. क्या करना है, अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप इस कॉइल के पास लेके जाएंगे या इस कॉइल से दूर लेकर के जाएंगे, उस सिचुएशन में अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद दिस कॉइल विल चेंज. अगर ये एक मैग्नेट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वाली कॉइल के साथ में लिंक है तो आप उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करा दीजिए. कैसे चेंज कराएंगे? बाय यूजिंग द रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट. There should be a relative motion between the coil and an electromagnet. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो श्योरली इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वाली कॉइल के साथ जो लिंक है वो चेंज होगी. और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के साथ जो लिंक है वो चेंज होगी तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगी. ये सेकंड एक्सपेरिमेंट, इसको कहते हैं करंट इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, करंट इंड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट. ये एक्सपेरिमेंट क्या है, करंट इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है ना. थर्ड भी है, हालांकि वो टैपिंग की का कॉन्सेप्ट है. हम दो ही पढ़ते हैं. इन दो हमने तो सिर्फ वेरीफाई करना था ना कि करंट इंड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है. बात समझ में आ रही है ना. तो इन दो एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम कुछ कंक्लूजन पर पहुंचे, और वो कंक्लूजन क्या है ये हमको पता होना चाहिए. नोट करके रखिएगा इस बात को. क्या कंक्लूजन पर पहुंचे? पहला क्या है, there should be a relative motion between the coil and magnet, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो और चाहे फिर वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो. ये पहला कंक्लूजन समझ में आया. दूसरा क्या है, जब ये रिलेटिव मोशन होगा तब द अमाउंट ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको किसी किसी बुक्स में फ्लक्स भी दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल, लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चेंजेस, देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये दो कंक्लूजन हमको साफ साफ समझ में आए इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स की मदद से कि अगर आपको करंट इंड्यूस करानी है तो ये बहुत श्योर एंड शॉर्ट है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पास में रख दोगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा लिंक हो जाएंगी तो नहीं, ज्यादा या कम से मतलब नहीं है कि मतलब स्टेशनरी नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, इट डजंट मैटर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो, दैट मैटर्स। अगर कॉइल के साथ में लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है तभी करंट इंड्यूस होगी, और यही इंड्यूस करंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो हम जनरेटर भी पढ़ेंगे, एसी जनरेटर। क्या पढ़ेंगे? एसी जनरेटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात की व्हाट इज एसी। एसी मीन्स एयर कंडीशनर, नो, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होती है ये पता होना चाहिए। अभी तो हम समझ पाएंगे ना कि अल्टरनेटिंग करंट कौन सी करंट होती है जो नई करंट है। अल्टरनेटिंग करंट जैसा कि इसका नाम है, it varies alternatively with respect to the time। जो एसी होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अल्टरनेट चेंज होती है। जो अपने डोमेस्टिक अपने घरों में जो हम लोग सप्लाई देखते हैं, जो बिजली हमारे घर में आती है तो उसकी वजह से जो करंट हम अपने घर में एक्सेस करते हैं वो करंट एक्चुअली में एसी है। कैसी है? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ऐसी करंट जो कि अल्टरनेटिवली वैरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और जो डायरेक्ट करंट होती है उसका ग्राफ ये है, वो अल्टरनेटिवली वैरी नहीं करती, सिंगल फेज करंट है, ये डायरेक्ट करंट है। हमको एसी पढ़ना है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पढ़ना है। हमको वो जनरेटर पढ़ना है जो कि करंट को, एसी करंट को जनरेट करता है। हालांकि इसको कहा जा रहा है एसी जनरेटर, यानी कि एक अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने वाला, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाला। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो एक टाइप ऑफ एनर्जी है और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमने पढ़ा है 9th क्लास में, ठीक है ना। अब अगर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये एसी जनरेटर कोई नई तोप है क्या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर देगा? नहीं, ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट नहीं करता है, बल्कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। किस एनर्जी को? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। आपने देखा ही होगा यूजुअली जनरेटर्स में क्या होता है, मैकेनिकली पहले उसको रोटेट करते हैं और मैकेनिकली रोटेट करने के बाद में फिर डीजल इंजन अगर वो है या तो डीजल की वजह से वो फिर लगातार वो एनर्जी उसको मिलती रहती है और वो आपकी कॉइल रोटेट होती रहती है, आपको बिजली लगातार मिलती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती रहती है। तो ये ऐसा पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया आपने? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एसी जनरेटर। तो व्हाट इज द मेन वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर? ये करता क्या है? एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट,
अपने घर से नहीं बनाता ये एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह, ठीक है ना। फिर बात आती व्हाट इज द प्रिंसिपल। मैंने पहले भी बताया था कि अगर इस तरीके से किसी डिवाइस को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी मशीन को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसकी 3 बातें ऐसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या होती है? आप व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट मशीन, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शनल पार्ट ऑफ दैट मशीन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट मशीन, एंड नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग ऑफ दैट मशीन, कि वर्क कैसे करती है। तो अभी हम बात करते हैं सिंपल इसकी प्रिंसिपल और इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट पर। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द वर्किंग ऑफ जनरेटर एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक साइकिल्स। समझ में आ रही है बात? आज सिर्फ ये समझते हैं कि कैसे बनाते हैं जनरेटर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनरेटर की वर्किंग क्या है, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। चलिए, कंस्ट्रक्शनल पार्ट से पहले वी शुड नो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ध्यान के लिए और दिमाग दौड़ाइए कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता होगा। अभी हमने क्या पढ़ा, हम क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, और क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? हम इलेक्ट्रिक करंट को ही तो प्रोड्यूस कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिसिटी को ही तो प्रोड्यूस कर रहे थे। किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। यहां भी वही करेंगे। उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर? AC generator works on the principle of electromagnetic induction. What is the working principle of AC generator? Electromagnetic induction. Electromagnetic induction. ठीक है ना। तो सिंपल अगर एग्जाम का भी क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, तो इट इज सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ changing electric field is called electromagnetic induction. And what is the mechanism behind that? Whenever the amount of magnetic flux linked to the coil changes, the current is induced in the coil. ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन। बनता कैसे एसी जनरेटर? आज सबको मैं घर पे जनरेटर बनाना सिखाऊंगा। सब अपने अपने घर पे जनरेटर बनाएंगे, खुद की बिजली प्रोड्यूस करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है। कार चलाना कैसे चलाएं उसको पढ़ना बहुत आसान है, और उसको चलाएंगे तो उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म हो जाती है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट, मोटर हुआ या जनरेटर हुआ, ये जब हम लोग सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है, ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है ना। जब इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल फॉर्म में इसको वर्क करते हैं ना, तो कहानी थोड़ी सी, मतलब बेसिक प्रिंसिपल नहीं बदलता, लेकिन सिचुएशन जो होती है आप सभी को पता होगा। गाड़ी चलाना कैसे सीखें? बुक में पढ़ा है, बुक में लिखा है, आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ करके आप गाड़ी चलाना सीख नहीं सकते जब तक कि आप चलाएंगे नहीं। ऐसे ही ये सिर्फ उसकी थियोरेटिकल फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं कि जनरेटर क्या होता है, जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्या 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 चीजें उसमें यूज होती है, ये सब हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, है ना। कभी अगर मौका लगेगा तो उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म आप देखने की कोशिश करिएगा कि वो प्रैक्टिकली कैसा है क्या जनरेटर, कैसा दिखता है, किस तरीके से वर्क करता है, तो आपको और ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितनी भी ऐसी मशीन है जिनके बारे में आप पढ़ते हो, तो मशीन को प्रैक्टिकल फॉर्म उसकी जरूर देखिए, यू विल गेट 100% आइडिया अबाउट दैट मशीन, ठीक है ना। चलिए हम बात कर रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सीखे उससे पहले आपको इसका फिगर आना चाहिए। फिगर कैसे बनाते हैं? फिगर तभी पता होगा कि जब उसमें यूज होने वाली चीजें आपको सब पता होंगी, क्या क्या चीजें यूज होंगी। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें लगना है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। यहां पर भी क्या किया हमने, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज किया, एक हॉर्सशू टाइप मैग्नेट की, और उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इस तरीके से आपने देखा, तो इसके बीच में क्या होगा, आपको लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो होती दिखाई देंगी, नहीं देंगी लेकिन होंगी, दिखाई तो नहीं देंगी। ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्थ टू साउथ के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही है, इसका मतलब है कि इन दोनों पोल्स के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इफ यू वांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी वी नीड मैग्नेटिक फील्ड, तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज
magnetic field and which we have completed by using a horseshoe type magnet. It's north pole and it's south pole, and in between there is a constant magnetic field. Okay. Now we will use an armature. ये एक आर्मेचर है, आर्मेचर हम लोगों ने मोटर में भी पढ़ी थी। ये आर्मेचर है, तो ये है एक आर्मेचर। ये आर्मेचर किसकी बनी होती है? ये कॉपर बाइंडिंग्स होती हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स होते हैं इसमें, और बीच में होता है आपका ये सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ही लगातार इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं कॉपर के, वो इंसुलेटेड होते हैं, एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, वो लगातार कॉपर टर्न्स इसके ऊपर रोटेट कर दिए जाते हैं, तो ये आर्मेचर बन जाती है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही बढ़िया मैग्नेट, उतना ही बढ़िया आपका ये आर्मेचर तैयार होगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपकी आर्मेचर। इस आर्मेचर के साथ में अटैच होता है एक एक्सेल। ठीक है ना, क्या कनेक्ट होता है? एक्सेल कनेक्ट होता है। एक्सेल के साथ ही साथ आपका एक्सेल के ऊपर लगी होती है, एक्सेल के ऊपर माउंट होती है दो स्लिप रिंग्स। एक्सेल के ऊपर माउंटेड होती हैं दो स्लिप रिंग्स। ये आपकी रिंग R1 और ये आपकी रिंग R2। स्लिप रिंग्स कनेक्टेड है ये एक स्लिप रिंग और ये दूसरी स्लिप रिंग। ठीक है ना, ये साइड से है और ये आपकी दूसरी रिंग। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है? इन रिंग्स के ऊपर ज्वाइंट होते हैं दो ब्रशेस, जैसे मोटर में थी, बस मोटर में स्प्लिट रिंग्स थी, यहाँ पर स्लिप रिंग्स है। वहां पर सेमी सर्कुलर रिंग्स थी, यहाँ पर कंप्लीट रिंग्स है। एक्सेल अगर ये है तो ये अगर एक्सेल है तो इस एक्सेल के ऊपर इस तरीके से एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। इस तरीके से दो रिंग्स होंगी, इस तरीके से ये रिंग्स कनेक्टेड होती है। तो ये आपकी होगी रिंग R1, ये होगी रिंग R2। इनको क्या बोला जाता है? स्लिप रिंग्स बोला जाता है। ये भी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई होती है। दूसरे आपके क्या, एक दोनों ही रिंग्स के साथ में आपके ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं, जिनको कहा जाता है कार्बन ब्रशेस। कार्बन मटेरियल के ये बने होते हैं, ये कार्बन के ब्रशेस। फिर आपको जहां पर भी लोड लेना है, जहां पर भी आपको सप्लाई लेनी है, मतलब पता कैसे करनी है, आप इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो ये एक्सटर्नल सर्किट जोड़ दिया जाता है कार्बन ब्रशेस की मदद से, जिसमें कि आप ये फाइंड आउट करोगे, ये पता लगाओगे कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मान लो ये मैं आपकी कोई कॉइल है, ये आपकी कोई आर्मेचर है, इसको कॉइल भी कहते हैं। अब ये आर्मेचर जो है ये इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट के बीच में है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जब ये इस तरीके से है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ना, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकली, इसके थ्रू पास हुई और साउथ पोल तक गई, ऐसी तो आएंगी, यहां से एंटर होंगी और यहां से। जब ये मैग्नेटिक, ये आपकी कॉइल इस तरीके से है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से पास हुई। अब ये कॉइल को आपने घुमाया मैकेनिकली, अब क्या होगा? पहले इतना एरिया कांटेक्ट में आ रहा था इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, अब आपने ऐसे कर दिया तो एरिया इन कांटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गया। तो पहले नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा थी जो इससे पास हो रही थी, अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है जो इससे पास हो रही हैं। फिर घुमाया, फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, फिर घुमाया, फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कराते रहना विद द कंडक्टर, विद द कॉइल। तो यहां पर भी क्या है, इस कॉइल के साथ में जब इस कॉइल को आप मैकेनिकली घुमाते हो, मैकेनिकली घुमाने से इस कॉइल के साथ में जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ में लिंक है, ये बार बार बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। इस तरीके से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर करती हैं, ऐसे कर लेने पर कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बिल्कुल नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास हो रही होती है। तो लगातार जब इसको आप रोटेट कराते रहोगे और रोटेट कराते रहोगे, जितनी स्पीड से आप रोटेट कराओगे उतनी स्पीड से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होंगी इस कॉइल के साथ में, वो चेंज होती रहेंगी। तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। रिंग्स, अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं, मेन वर्किंग इसकी डिटेल में बाद में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। इन रिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट?
ये रिंग्स जो होती है एक्सेल के ऊपर माउंटेड होती है, ठीक है ना। और ये एक्सेल जब आपका आर्मेचर घूमता है, एक्सेल आपका घूमता है, तो ये उसी के साथ ही रोटेट होती है, ठीक है ना। इस तरीके से रोटेट होती रहती है, जिससे कि जो प्रॉपर रोटेशन कॉइल की है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर सेमी सर्कुलर ले लेते तो एक बार रोटेशन 180 डिग्री हो जाता। जैसे कि स्प्लिट रिंग्स में क्या था कि करंट स्प्लिट रिंग्स में क्या था, दो सेमी सर्कुलर रिंग्स थी जो कि रोटेट हो जाने के बाद में करंट की डायरेक्शन को पलट देती थी। यहाँ पर स्लिप रिंग्स लगाया गया है, स्लिप रिंग्स लगाई गई है, और ये स्लिप रिंग्स एक्सेल के ऊपर माउंटेड है, और जैसे जैसे एक्सेल घूमता है वैसे वैसे ये रिंग्स भी घूमती है, ठीक है ना। तो इन रिंग्स का काम क्या है, टू मेंटेन द प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन द आर्मेचर एंड द एक्सेल। दूसरा क्या है, ये कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं रिंग्स के साथ में। जिस रिंग के साथ में जो कार्बन ब्रश लगा होगा, देखो मोटर में क्या था, जब रिंग रोटेट होती थी तो B1 के साथ में दूसरा रिंग चली जाती थी और B2 के साथ में पहली वाली रिंग चली जाती थी, यही तो होता था। तभी तो करंट की डायरेक्शन को हम लोग, ब्रश फिक्स रहते थे, है ना। सेमी सर्कुलर रिंग्स जो आपकी थी वो पलट जाती थी। तो अगर B1 से आपकी रिंग पहली वाली कनेक्टेड है तो रोटेट हो जाने के बाद में क्या था, दूसरी रिंग के साथ में पहला वाला ब्रश। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जिस ब्रश के साथ में जो रिंग कनेक्टेड है, पूरे मोशन के दौरान, पूरी मैकेनिज्म के दौरान वही ब्रश उसी रिंग से कनेक्टेड रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो ये है कार्बन ब्रशेस, जो कि इनका काम क्या होता है, टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एक्सटर्नल लोड एंड द रिंग्स और एक्सटर्नल लोड के बीच में एक प्रॉपर कंडक्शन मेंटेन करना, एक प्रॉपर इंटरेक्शन मेंटेन करना कार्बन ब्रशेस का काम है। यहाँ पर आज हमने सिर्फ और सिर्फ ये समझा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमने ये समझा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, हमने ये समझा कि एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है इसका। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, उसमें एक आर्मेचर रखा गया है, आर्मेचर में एक एक्सेल ज्वाइन किया गया है, एक्सेल में दो रिंग्स लगाई गई जिन्हें स्लिप रिंग्स कहा जाता है, और दो कार्बन ब्रशेस लगाए गए हैं। उन कार्बन ब्रशेस को एक एक्सटर्नल लोड के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। वर्किंग के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो, working of AC generator. In that I will explain you working of AC generator with the help of Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. हमने पढ़ रखा है पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब हमने अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था तो मोटर की वर्किंग समझी थी। अब हम समझेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, and then it will be very easy to understand the working of AC generator. Is that clear? So for today it is sufficient. Please read out the working from the book also, then you will be benefited surely in the next video when I will explain the working of AC generator. It will be very easy for you understand the working of AC generator, okay, with the help of Fleming's right hand rule, as well as I will also explain you the domestic electric circuits, how the light wire, red wire, black wire, neutral wire and the green wire, that means earth wire, is useful in the domestic electric circuits, okay. So till then, you stay home, stay safe. Thank you very much.